हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस प्यारी सी सुंदर सी खूबसूरत सी क्लास में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, हालचाल अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं आज आप थोड़े ठंडे पड़ गए होंगे। आपका जो है ना ताजा ताजा दिल टूटा था वो जख्म भर गए होंगे, और अगर भर गए हैं तो अब क्लास में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। नीट का एग्जाम तो होके रहेगा और नीट एग्जाम सबको देना है, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि हम ध्यान दें कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं और पढ़ क्या सकते हैं। जितना अच्छा हो सके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, उतना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज्यादा सीख सकते हैं उतना ज्यादा सीख सकें, ठीक है। आप स्लो पढ़ा रहे हो, कल पढ़ाने कहाँ दिया बेटा तुमने? हैं? कल तुम लोगों ने पढ़ाने दिया? अपने बक 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 के चक्कर में पढ़ाया कहाँ? पढ़ाया थोड़ी कल। सनी, तुझे मेरी सैलरी क्यों जाननी है बच्चे? हाँ, क्यों जाननी है बता? क्या करने वाला है सैलरी जान के? क्या होगा? हाँ ठीक है। तो आज मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप चाहे जितना आप लोग करें मैसेज कमेंट, वो आपकी दिक्कत होगी। पढ़ना है, सीखना है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। जो इधर उधर फालतू बकवास करने वाले हैं, मैं उनको पहले ही बता दूं कि मैं फिर ध्यान नहीं दूंगा। और फिर आपका अगर ऐसा ही रवैया रहा, फिर आपका डाउट भी आप पूछेंगे तो बीच में खिसक जाएगा, फिर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही रवैया रहा तो जैसे होता है ना, शेर आया फिर शेर आ जाता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं साफ साफ बता दूं, क्लास अब चलेगी। डिस्टर्ब ना होने दें आप क्लास को तो ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करें कि क्लास में फोकस्ड रहे। जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो चीजें मैं पूछ रहा हूं उस कमेंट का, उसको डाउट करें, डाउट का आंसर करें, कमेंट करें। कोई डाउट है आपका वो पूछें, कोई चीज मैं पूछूं उसका आंसर दें, और इस तरह के साथ ही हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेटा यही है जो यहाँ लिखा है, विपिन सिंह। कल क्लास नहीं आए थे क्या आप? मिस्टर हर्ष, क्लास में नहीं आए थे आप? ठीक है। तो फिलहाल लेक्चर नंबर 2 है। नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम है, और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा चैप्टर है। एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। बहुत रेयर होता है कि यहां से 2 क्वेश्चन आ जाएं, वैसे एक क्वेश्चन ही आता है। कई बार देखा गया है, मतलब 3 से 4 साल में कभी एक आध बार ऐसा हुआ है कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गए हैं। जनरली एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो कल मैंने कुछ पीवाईक्यूज भी करवाए थे छोटे मोटे। आज मैं पढ़ाने के ही मूड में हूं। टोटल थ्योरेटिकल है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद ही हम कुछ क्वेश्चन करने लायक बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब कुछ पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ना है, ठीक है। सही है। एसपी सर के चैनल का क्या नाम है मुझे नहीं पता है बेटा, आप एसपी सर से बात करें ना। आप यहां पर क्यों आते हैं? पढ़ने आते हैं या एसपी सर के बारे में आपको कोई ग्रंथ लिखनी है, जानना है? क्या क्या करें? पढ़ लें, पढ़ा लें, ठीक है। तो आप भी पढ़ लो मिस्टर अवधेश, ठीक है। चलिए अब प्लीज नो कमेंट, खत्म, ठीक। गुरुत्वाकर्षण लेक्चर नंबर 2 कल की क्लास थी। कल की बेसिक क्लास हो पाई थी, बहुत ही कम पढ़ा पाया। सिलेबस में जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाए। रीजन आपको सबको पता है कि आप लोग किस तरह से फैल चुके थे। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग से पहले कहानी अब तक की, कहानी अब तक क्या रही है। जैसे कोई एपिसोड स्टार्ट होता है ना तो उसमें आता है ना ये कहानी अब तक, वैसी है। कहानी अब तक में हमने जाना, हमने देखा। जैसे क्या देखा बेटा? पहली चीज हमने देखी न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिख लो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ है, ये याद रखिएगा। सार्वत्रिक का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में कहीं भी 2 बॉडी अगर है उनके पास द्रव्यमान है तो इस नियम का पालन करेंगी, बशर्ते वो जो बॉडी है या जो द्रव्यमान वाली जो 2 वस्तुएं हैं वो बिंदुवत हो या तो गोलीय हो, परफेक्टली स्फेरिकल हो, स्फेरिकल होंगी तब, या फिर बिंदुवत हो, बिंदु के आकार की वस्तुएं, तभी यह नियम लागू होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज का एजेंडा, टुडेज एजेंडा की बात कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो जो दूसरा टॉपिक है, ग्रीन से लिख रहा हूं, ये आज का है। कल हमने इस पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी किए थे, कुछ 2-4। मुझे लगता है कि क्वेश्चन करवा देना चाहिए आप सभी से, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहते हो?
पहले क्वेश्चन कर ले इस पर या फिर डायरेक्ट नया टॉपिक पढ़ें, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहते हैं? पहले क्वेश्चन फिर बताओ। बोलो। हाँ जी, पहले क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ लिखा लिखाया नहीं है, मैं खुद बनाऊंगा क्वेश्चन और आपको करना है। चलिए आगे बढ़े, आइए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है बेटा, जिसको मैं बोलता हूं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। आज की क्लास का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन सही से बना लेना आप। ये वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर बना लो, एक वर्ग बनाओ। वर्ग का नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कोने हैं इसके, चारों कोनों में नाम लिख लेंगे। फिलहाल यहां पर मास रखा है 2m का, यहां पर मास रखा है m, यहां पर मास रखा है 3m और यहां पर मास रखा है यहां पर मास रखा है चलिए यहां पर मास रखा है 2m, पास में लिख लेते हैं। यहां पर मास रखा है 2m। भुजा की जो साइड है, किनारा है, वो दे रखा है आपको, साइड दे रखा है आपको बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 हो जाएगा तो ठीक है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है फाइंड, मतलब ज्ञात करो। फाइंड तो समझ में आता है ना, फाइंड m द्रव्यमान पर परिणामी बल। तो जो टोटल फोर्स है इस पर निकालना है आपको, छोटे वाले द्रव्यमान ये फाइंड करना है। सिंपल सी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपके लिए आगे चले। तो ये पॉइंट ए हो गया, मान लेते हैं ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये कॉर्नर हो गया ABCD। आपको बताना है सी पॉइंट पर जो द्रव्यमान m रखा है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब टोटल फोर्स जो लग रहा है वो आपको बता देना है। ठीक है, थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए, इसको 2m ही मान लो, 3m मत करो, नहीं तो थोड़ा सा आपका जो एंगल है वो डिफरेंट आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसको 2m ही कर लो बेटा, थोड़ा आसान। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है, बाकी एग्जाम में जो दिया रहेगा मास रख लेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर दिया रहेगा कुछ मान दे देगा कि 2 किलो रखा है, 2 किलो रखा है, 2 किलो रखा है, 5 किलो रखा है, कुछ रखा रहेगा, तो जो भी रहेगा हम निकाल लेंगे। फिलहाल आपको सब मास वो तीनों बराबर है। इस द्रव्यमान पर टोटल फोर्स आपको बताना है क्या होगा, उसके डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं। तो ये हमें निकालना है विद डायरेक्शन। ठीक है, आइए, तो यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है, यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है, यहां से यहां तक की दूरी हमें नहीं पता है, जो कि पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हमें फोर्स निकालना होता है तो हमें 2 चीजें चाहिए। F निकालने के लिए हमें चाहिए G तो कांस्टेंट है, M1 M2 द्रव्यमान चाहिए और उनके बीच की दूरी का वर्ग चाहिए। ठीक है, तो दूरी अगर हमें पता है तो वर्ग तो कर लेंगे। तो कुल मिला के हमें M1 M2 द्रव्यमान तो सब पता है, M1 M2 वगैरह जो भी है। R नहीं पता है, R यहां पर इस वाले का नहीं पता है, तो इसका R भी हमें पता करना चाहिए। चलिए R मान लेते हैं कि इसका R कुछ यहां से यहां तक की दूरी देख लेते हैं, ये होगी कुछ। ठीक है, ये होगी दूरी कुछ। दूरी को अगर मैं निकालूं तो आप देख सकते हैं, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, चाहे ABC त्रिभुज में चले जाइए, ABC त्रिभुज में जाएंगे तो 90 डिग्री होगी। ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना बनेगा 12√2 सेंटीमीटर। कितना बनेगा बेटा 12√2 सेंटीमीटर। क्लियर है, 12√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, पहले बता देता हूं, गलत मत करना। ठीक है, वॉल्यूम तेज कर लो, सुनाई नहीं दे रहा बेटा, वॉल्यूम आप तेज करिए, मेरा तो यही है वॉल्यूम। ठीक है, √3 नहीं आएगा बेटा, √2 आएगा। ठीक, अच्छा अब कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, मैं मान लेता हूं कि पहले B के कारण फोर्स लगा लेते हैं इस पर, और
डी के कारण। अच्छा, अगर देखें आप बी पॉइंट को देखो, एक बार ध्यान से सुनो, बी पॉइंट को देखो और डी पॉइंट को देखो, दोनों पर द्रव्यमान कितना है बेटा? 2m और 2m, सही है, दोनों पर 2m और 2m है, ठीक है। अच्छा, दोनों से दूरी भी बराबर है, तो हम देख सकते हैं फोर्स पर फोर्स जो निकालते हैं उसमें दो ही चीज तो चाहिए, द्रव्यमान अगर बराबर है, दूरी अगर बराबर है, तो मतलब डी पॉइंट पर जो द्रव्यमान रखा है इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स बराबर आएगा, बराबर आएगा। और फोर्स होता है अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षी बल होता है, आकर्षी होगा तो इसका मतलब डायरेक्शन यहां देखें तो इस पर डायरेक्शन एक की वजह से आ जाएगी इधर की तरफ। मान लेते हैं डी के कारण फोर्स है तो एफ डी लिख लेता हूं इसको मैं, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ, आकर्षण बल होगा उधर की तरफ, ये लगेगा एफ बी के कारण, ठीक है। बी पॉइंट पर जो आवेश द्रव्यमान है और डी पॉइंट पर जो द्रव्यमान है, इसके कारण जो लगेगा वो भी आकर्षी लगेगा लेकिन अंदर की तरफ लगेगा। इसको हम मान लेते हैं कि वो लगेगा इस लाइन पर, ठीक है, इस लाइन पे लगेगा ऐसे, और इसको हम मान लेते हैं कि एफ लग रहा है ए के कारण, ठीक है, सी पॉइंट पर। टोटल फोर्स आप देखें अगर, तो टोटल फोर्स की डायरेक्शन ये आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट अगर मैं बी और डी का रिजल्टेंट देखूं तो वो भी बीचों बीच आएगा, क्योंकि ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो इधर की तरफ आएगा, इन दोनों का बीच परिणामी भी इधर ही आएगा। तो फिलहाल हम एफ बी और एफ डी का मान निकालते हैं, एफ ए का मान मैं बाद में निकालूंगा, ठीक है। ये आपको निकालना है तो तीनों का लिख लो, एफ ए लिख लो, चलो फटाफट से जी। M1 M2, M1 वो है, M2 ये है, या इसको M1 मान लो, उसको M2 मान लो, जो भी मानना है। तो आप देखेंगे आ जाएगा 2m स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा r स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 12 सेंटीमीटर को पहले चेंज कर लो, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं, तो 12 सेंटीमीटर इज 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और 12 √2 हो गया अगर, तो सिंपल सी बात 12 √2 और गुणे 10 की घात -2, इतना तो आता है, ठीक है, लिख लो। तो हमारे पास 12 इंटू 10 टू द पावर 12 √2 इंटू 10 टू द पावर -2 का वर्ग है, ठीक है क्या, आर का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, मैं करना ही मतलब आगे सॉल्व नहीं कर रहा अभी, मैं तीनों का बस मान लिख लेता हूं। एफ में बी के कारण निकालूंगा, आ जाएगा जी, और 2m का m के साथ फिर से 2m स्क्वायर बनेगा, नीचे हो जाएगा बेटा 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का वर्ग। सिमिलरली एफ अगर मैं डी निकालूंगा तो यह आ जाएगा जी, और 2m का स्क्वायर डिवाइड बाय आ जाएगा 12 गुणे 10 की घात -2 का होल वर्ग। अगर आप देखेंगे बी और डी के दोनों के फोर्स बराबर है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, आइए पहले मैं बी और डी को सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये लग रहा है एफ बी के कारण बी के कारण, और ये लग रहा है एफ डी के कारण इस पॉइंट पर, उस पॉइंट सी को मैंने यहां बना दिया, ठीक है। इन दोनों का परिमाण बराबर है, बस दिशा में 90 डिग्री का एंगल है, तो जो परिणामी आएगा, इनका परिणामी आएगा, उसको मैं बोल रहा हूं बेटा, इनका जो परिणामी आएगा उनको मैं बोल लेता हूं कि वो इधर की तरफ आएगा, और वो आएगा क्योंकि परफेक्टली 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पे आएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। बराबर भी है और एक दूसरे के साथ अगर देखें तो 90 डिग्री का एंगल है, तो 45 डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा रिजल्टेंट को मैं बोल रहा हूं एफ बी और डी का है तो एफ बी डी बोल लेता हूं, ठीक है। एफ बी डी कितना आएगा बेटा, एफ बी डी कितना आएगा, एफ बी डी आएगा बेटा हमारा एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ बी एफ डी इंटू कॉस कितना है, कितना डिग्री बेटा, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना, तो एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, ठीक है, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, मतलब ये 2 टाइम्स कोई भी लिख लो, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स मैं लिख सकता हूं, एफ बी लिख लो चाहे एफ डी लिख लो, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा एफ बी डी का मान आएगा, आप देखेंगे ये आएगा रूट में से बाहर निकालो एफ बी को, या एफ बी का स्क्वायर कर लो, जो भी एक को लिख लो यहां पर, यह आ जाएगा जी, और गुणे में है बेटा 2m स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग, और गुणे आ जाएगा, सिर्फ अंदर बचेगा यहां पर 1, यहां पर 1 बचेगा √2, ठीक। ये आ गया हमारे पास, दो फोर्स आ गए हैं। अब मैं अगर यहां पर एफ बी डी को देखूं तो एफ बी डी और एफ ए दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये है एफ बी डी, एफ बी डी और एफ ए दोनों डायरेक्शन में है, दोनों को हमें जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो टोटल फोर्स यहां जो फील होगा वो होगा इस दिशा में फील, ए की तरफ, और टोटल कितना आएगा, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है तो दोनों को सिंपल सा जोड़ लेंगे, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, तो परिणामी क्या लिखेंगे बेटा, एफ एट पॉइंट सी अगर मैं देखूं
सी पर ये बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, एफ बी डी प्लस एफ ए, या एफ ए प्लस एफ बी डी के, ठीक है, एक ही दिशा में है, दिशा के साथ जोड़ लेते हैं। चलिए नाम इसका मान लिखते हैं, ये आ जाएगा जी इंटू 2m स्क्वायर डिवाइड बाई आ गया बेटा 12√2 गुणे 10 की घात माइनस 2 का वर्ग, ठीक है, बराबर प्लस जी इंटू 2m स्क्वायर डिवाइड बाई 12 गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल वर्ग और गुणे √2 सॉल्व कर लीजिए, जो कॉमन है बाहर निकाल लीजिए फटाफट से। एफ सी बराबर अगर मैं देखूं तो जी कॉमन है दोनों जगह, गुणे 2m स्क्वायर कॉमन है, 2m स्क्वायर कॉमन है, निकाल लिया। 12 गुणे 10 की घाते माइनस 2 यहां भी है, 12 गुणे 10 की घाते माइनस 2 यहां भी है, स्क्वायर में है, बाहर निकाल लो तो आ जाएगा आर स्क्वायर एक तरह से। तो 12 गुणे 10 की घाते माइनस 2 का वर्ग कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा बेटा, यहां पर बचा है 1/√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा बेटा 2, ठीक है, प्लस यहां सिर्फ और सिर्फ बचा है √2 स्क्वायर नहीं है, सिर्फ √2 है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर है आपका, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा 2gm स्क्वायर बटे 12 हम 144 गुणे 10 की घाते माइनस 4, ठीक है, और यहां से आ जाएगा 1 + 2√2 डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसको एक साथ लिख लीजिए, तो हमारे पास फोर्स आ गया है। मुझे लगता है कि सबका आंसर आ गया होगा। एफ सी इज नथिंग बट gm स्क्वायर डिवाइड बाई आया है 144 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई 1 + 2√2, आंसर न्यूटन। तो ये फोर्स था जो हमें कैलकुलेट करना था। मुझे लगता है कि हो गया होगा आप सभी का, ठीक है, सबका आ गया ना, इतना सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें। सर नट का हेल्पलाइन नंबर भी लग रहा है, नट क्या है बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दें। सबका हो गया, देखो मैंने जो किया एक एक स्टेप को कर दिया, तो इसलिए लंबा दिख रहा है आपको, इतना था नहीं लंबा। आप चाहते तो एक, अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप फटाफट कर लेंगे। और ये चैप्टर मैंने आपको पहले कंपेयर करके दिखाया था कि जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर है उसके जैसा ही है, सिमिलर, बस द्रव्यमान और आवेश थोड़ा सा शॉर्ट टिक नहीं आ रहा है। कहां से शॉर्ट टिक आएगा तुम्हें, हर चीज शॉर्ट टिक ही है क्या है, कोई शॉर्ट टिक नहीं होता। शॉर्ट टिक, तुम लोगों का दिमाग हो गया भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट हो गया बेटा, बिल्कुल भ्रष्ट है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया, ठीक है, गंदी लत लगा के बैठे हो। मैं बता रहा हूं ना, तुम लोग शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते रहो और ऐसे ही करते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। नीट भूल जाओ बेटा, सपना सपना ही रहेगा, बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं क्लियर होगा। अगर ऐसी जो है हालत रही तो चेंज कर लो खुद को थोड़ा सा, ठीक है ना। ट्रिक विक कुछ नहीं होता। ट्रिक क्या होता है यार, क्या होता है ट्रिक, जल्दी सॉल्व करना क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व वो होता है। ट्रिक होता है कि आप कोई चीज को जब करते रहो टाइम के साथ तो आप उसका एक सरल तरीका निकाल लेते हो, करने का सरल तरीका निकाल लेते हो। अब करने का सरल तरीका आप तब निकालोगे जब करोगे ना। करने का सरल तरीका इसका क्या था, मैं करता तो आपको लगता है इतना लंबा करता, मैं नहीं करता, ये सब क्यों करता है, ये लिखता मैं लिखता ही नहीं, वो करता ही नहीं मैं। तो ट्रिक मेरे लिए होती कि मैं डायरेक्ट इसको लिख देता। तो यहां पर दिख रहा है मुझे सेम मास है, सेम डिस्टेंस है, मैं 2 टाइम्स लिखता, √2 टाइम्स आ जाता है इधर, हो गया काम खत्म। √2 टाइम्स करता, इन दोनों को जोड़ देता, हो गया, वो तो मुझे दिख रहा था। अब ट्रिक आपके लिए काम नहीं करेगी क्योंकि आप पहले पढ़ो तब तो ट्रिक समझोगे, ट्रिक पे ही चलोगे तो हो गया तुम्हारा। अगर ट्रिक ही होती भौतिक विज्ञान तो बुक इतनी मोटी नहीं बनती, फिर ट्रिक बना करके आपको दे दिया जाता ना, ट्रिक बना के दे देते ना आपको, ट्रिक बना के दे देते, आप काम कर लेते, फिर हो जाता आपका सब, है ना। ट्रिक वाले काम वो करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे की अगर किताब आप देखेंगे, जैसे मैथ की अगर मैंने एक किताब देखी थी एक बार, तो उनकी मैथ की किताब देखी थी, उसमें ट्रिक ही ट्रिक लगा रखा है। और ट्रिक मैं उसको बोलता हूं जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल मतलब कि अगर एक कोई ट्रिक है तो वो हर जगह काम कर जाए। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए एक अलग ट्रिक बताऊं, फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन के लिए एक अलग ट्रिक बताऊं, फिर अलग क्वेश्चन के लिए एक अलग ट्रिक बताऊं, तो क्या मतलब है यार,
एक सिंपल सा नियम है, वही ट्रिक है। हमने सिंपल सा नियम सीख रखा है, लगाया, वो ट्रिक है अपने आप में। हर तरह के क्वेश्चन में लग रही। मैं अलग तरह का क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक क्यों बताऊं तुम्हें? ठीक है। एसपी स्टार होता है, क्या होता है स्टार? वैसे एसपी स्टार में क्या लिखवाते हैं? बताओ ना, क्या क्या है एसपी स्टार में? बताइए ना क्या है, तो मैं समझ पाऊंगा तभी तो बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना। बताओ तुम लोग। बताओ। -4 कहां से आया? -4 तो आया ही नहीं बेटा कहीं पर। -4 कहां आया है? ये देखो, ये ट्रिक की बात कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि -4 कहां से पैदा हुआ, √2 कहां से आया। कक्षा 5वीं के बच्चों को पता हो जाता है अगर उनको गुणा पता होता है तो। 10 की घात -2 का वर्ग करेंगे बच्चे तो क्या आएगा? 10 की घात 18 आएगा, है 18। मिस्टर शिवम, इनफ। ठीक है, इनफ। इनफ मतलब इनफ होता है, समझ में आ रहा है तो समझ जाओ। एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू। ओके? समझ में आ रही बात? पढ़ना है? कर लो बात, कुछ नहीं होने वाला, चिल्लाते रहो बस। ठीक है, चलो। तो फिलहाल जो दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, मतलब जो आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है, कल भी बताया था, गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्व क्षेत्र बोल दीजिए, गुरुत्व क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता। इसकी तीव्रता, और दूसरा के बाद तीसरा टॉपिक है, अच्छा इसके केस हैं बहुत सारे, इसके बहुत अनुप्रयोग हैं जो हमें जानने हैं। लगभग 3 अनुप्रयोग हैं, और आपस में अगर तीनों को अगर मैं डिस्कस करूं तो काफी लंबा अपने आप में हो जाता है टॉपिक। रहेगा अगर टाइम तो कुछ और आगे बढ़ जाएंगे, फिलहाल हमें क्वेश्चन भी उस पर करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्व क्षेत्र और उसकी तीव्रता की बात करते हैं। इसको डिनोट करते हैं बेटा, कल भी मैंने आपको बताया था, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ध्यान देंगे, बाकी का कुछ नहीं हो सकता। और मैंने अगर इस तरह से सोच लिया एक बार ना, तो फिर उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी जो बाकी के बच्चे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह से अपनी अवधारणा ना बनाऊं। ठीक है, बच्चे की पजामे में रहो तो ज्यादा अच्छा है। कैपिटल आई, तो कैपिटल आई निकालना है, सिंपल सी चीज है। गुरुत्वीय क्षेत्र, जैसे आप विद्युत क्षेत्र पढ़ते थे, विद्युत क्षेत्र क्या होता था? एक आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहां पर कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है। वो चाहे बल आकर्षण होता था या प्रतिकर्षण होता था। अगर समान तरह के आवेश होते थे तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत तरह के आवेश होते थे तो आकर्षण बल होता था। यहां पर क्योंकि वहां पर आवेश 2 प्रकार के होते हैं, यहां पर मास 2 प्रकार का है नहीं, मास का एक ही प्रकार है। ठीक है, मास का एक ही प्रकार है। ठीक है, तो अगर मैं कोई द्रव्यमान लूं, मान लो कि कोई बड़ा द्रव्यमान है, या पृथ्वी मान लो या कोई भी मान लो आप द्रव्यमान। ठीक है, कैपिटल एम एक ले लेते हैं, जैसे कि कैपिटल एम कोई द्रव्यमान है, काफी बड़ी वस्तु है, भारी भर का। इसके चारों ओर एक क्षेत्र है बेटा, अपने आप ना ये एक क्षेत्र क्रिएट करेगा, फील्ड क्रिएट करता है। द्रव्यमान का एक क्षेत्र होता है जिसको आप बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा द्रव्यमान आता है, किसी भी बिंदु पर कहीं भी हो, ठीक है, कोई भी दूसरा द्रव्यमान आता है, मान लो कि ये एक द्रव्यमान है और इसको मैं एम नॉट बोल रहा हूं। एम नॉट को मैं परिभाषित कर देता हूं। एम नॉट क्या है बेटा? एकांक द्रव्यमान, जैसे एकांक आवेश होता था, या इसको आप बोल सकते हैं
परीक्षण द्रव्यमान। परीक्षण द्रव्यमान एम नॉट की खासियत है एकांक द्रव्यमान, मतलब एम का जो मान है एम नॉट का वो है 1 इकाई। 1 इकाई लिखते हैं, 1 यूनिट मास हम ले लेते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं मतलब ऐसा संभव नहीं है 1 इकाई मास ऐसा लेना, बट ले लेते हैं कि 1 इकाई मास है, ठीक है, थ्योरी को समझने के लिए। तो एक एम मास अगर लिया तो ये मास हम जानते हैं एक बल का अनुभव करेगा इस कैपिटल मास के कारण, क्योंकि ये छोटा वाला द्रव्यमान। अच्छा, इस मास की एक और खासियत है, जो एकांक द्रव्यमान होता है इसका स्वयं का अपना क्षेत्र नहीं होता है। तो एक नोट करके लिख लेना एक पॉइंट। और तुम इसको एसपी पॉइंट के अंदर लिखना चाहते हो या बिना एसपी पॉइंट के अंदर लिखना चाहते हो, मर्जी है आपकी, जैसे आपको मन करे। एम नॉट की एक खासियत है इसका स्वयं का कोई द्रव्यमान नहीं होता। और एसपी पॉइंट आप यूज करिएगा और समझ में आ जाएगा, पेपर तो दो एक बार, सारे एसपी पॉइंट धरे के धरे ना रहेगा तो बताना। इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता है। एम मास यह है, कुछ दूरी पर रखा है, लेट्स से कि यह डिस्टेंस आर है, इस आर डिस्टेंस पर यह मास रखा है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होगा, अर्थात ये एम मास पर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ एम। अब इस पॉइंट पर लेट्स से कि पॉइंट पी है जहां पर ये मास रखा गया है, इस पॉइंट पी, इसको पॉइंट पी बोल देते हैं। इस बिंदु पी पर जहां पर द्रव्यमान रखा है, इस पर अगर मुझे परिभाषित करना है इसकी तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के अंदर है, क्षेत्र की तीव्रता अगर डिफाइन करनी है तो क्षेत्र की तीव्रता, कौन से क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि है पहली बात तो, जैसे विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तीव्रता डिफाइन होती है। अब डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको, सिंपल सी चीजें, आगे बढ़ना है, बचपना निकल गया आपका। ठीक है, पढ़ने का तरीका बदल लो, बर्बाद होने से अच्छा है। तो जो तरीका है लिखने का वो ये है कि कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम नॉट, जैसे आप वहां करते थे, कल भी आपको पढ़ाया था मैंने। इसको अगर परिभाषित करें तो परिभाषा सूत्र को देख के बना लीजिए। आप बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु द्रव्यमान या परीक्षण आवेश, जो भी आप बोलना पसंद करें, दो नाम है इसके, परीक्षण आवेश या बिंदु द्रव्यमान, या फिर आवेश नहीं, परीक्षण द्रव्यमान या एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला जो बल होता है वही क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल सी बात, क्योंकि हमने कहा कि एम नॉट, चूंकि एम नॉट इज इक्वल टू 1 इकाई, ठीक है, इसलिए जो तीव्रता है ये हो जाएगा बेटा एफ के, तीव्रता हो जाएगी एफ के। लेकिन यहां पर चूंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है ये आकर्षण प्रकृति का है, तो यहां पर जो साइन आएगा बेटा वो माइनस आएगा, या आप छोड़ दीजिए, यहां पर फोर्स का साइन आ रहा है ना, फोर्स के साथ तो हम फोर्स की दिशा भी अंदर की तरफ, तीव्रता भी अंदर की तरफ है, तो अब तीव्रता को आप लिख सकते हैं, यहां पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। मात्रक आएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम, दैट्स इट। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर किसी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल के बराबर होती है, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल के बराबर होती है, देख सकते हैं। एकांक द्रव्यमान का मान रखेंगे तो आई और एफ बराबर। अब स्टार्ट होता है रियल कहानी। बिंदु द्रव्यमान कैपिटल एम के कारण आर दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, लेट्स से कि हमारे पास एक द्रव्यमान है कैपिटल एम, जैसे अभी बनाया था सेम चित्र, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट पी है, यहां पर हमने एक एम नॉट द्रव्यमान रखा और हमने देखा कि इस पर कुछ फोर्स फील हो रहा है। ठीक है, ये दूरी आर है, इस पर फोर्स फील हो रहा है अंदर की तरफ, ये फोर्स एक अनुभव करेगा, अंदर की तरफ लगेगा। अगर मैं इस फोर्स को लिखूं, ठीक है, और यहां पर मैंने ये मान रखा है कि यहां पर क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आई है और आई भी अंदर की तरफ ही है, तो आई का अभी तो हमने फॉर्मूला बता दिया आपको, आई का फॉर्मूला तो आपको बताया कि है एफ डिवाइड बाई एम नॉट के,
अगर परिमाण के रूप में लिखूं, केवल परिमाण, केवल परिमाण लिखूं तो I बराबर है F बाई एम नॉट के। जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण जो बल निकालते हैं वो है जी एम नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई में एम नॉट है। आप देख सकते हैं एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और बिंदु आवेश के कारण हमें जो तीव्रता मिलेगी वो मिलेगी जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां पर अब हमें, चूंकि हमने आपको बताया था कि जो फोर्स की, क्योंकि डायरेक्शन नहीं लिखा है हमने, डायरेक्शन नहीं लिखा है, अगर डायरेक्शन लगाना है तो हमें यहां पर माइनस चिन्ह लेके आना पड़ेगा। अभी तक यहां पर फोर्स था तो फोर्स की डायरेक्शन में ही क्योंकि विद्युत क्षेत्र था, अब यहां से हमने फोर्स को हटा दिया है तो डायरेक्शन दिखाना जरूरी है और ये आ जाएगा माइनस चिन्ह और ये आपका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक सही है? यहां तक समझ में आया, हाँ या ना? यहां तक समझ में आया सबको? माइनस चिन्ह क्यों होगा? ठीक है, अब कुछ केस। ठीक, चलिए, बिंदु आवेश का कारण हो गया, बहुत सारे आवेश का कारण भी निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह, वो काम में आएगा आगे चल के। नेक्स्ट है एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आपका क्वेश्चन लगता है नीट का। तो एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के गोले, ठोस गोले के कारण आई मतलब समझ गया ना, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। आई निकालना है हमें, एक एम द्रव्यमान का बड़ा सा गोला है आर त्रिज्या का, जिसके वजह से हमें निकालना है। ठीक है, एक गोला है और ये ठोस गोला है, ये भी हमें याद रखना है कि जो गोला है वो ठोस है। भर लेते हैं इसको किसी कलर से, लेट्स से कि गोला है। अब इस गोले की त्रिज्या हमें पता है कि गोले की त्रिज्या आर है, गोले का केंद्र मान लेते हैं, सेंटर सी मान लेते हैं। ठीक है, गोले का द्रव्यमान हमें पता है कैपिटल एम है, कैपिटल एम है। ठीक है, जब आप आवेश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपने, ध्यान से सुनो, उसमें आपने ठोस गोला है, इसमें आपने 3 जगह पर आवेशित गोला होता था तब, और आवेशित गोले के कारण 3 जगह पर विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था। एक कहां पर? गोले के अंदर, एक गोले की सतह पर, एक गोले के बाहर। ठीक है, कहां पर? गोले के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, गोले की सतह पर और गोले के बाहर। ठीक है, सेंटर पर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर मतलब अंदर ही हो गया ना, अंदर, बाहर और सतह पर 3 जगह होती है, 3 स्थितियों में हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम बाहर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हम कोई डिस्टेंस लेते हैं, आपको ए बी सी डी कुछ भी मानना है, आर दूरी के साथ निकालना है, मर्जी है आपकी। चलिए, ये आर हो गया दूरी, और कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लो कि अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं, चलो यहां निकालना है चाहता हूं मैं। ठीक है, और एक पॉइंट कहीं बाहर ले लेते हैं। कलर दिखेगा क्या? ये नहीं दिखेगा, इसको रेड कलर कर लेते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लेता हूं मैं। तो एक पॉइंट तो ये बाहर हो गया, इसकी दूरी कुछ ना कुछ होगी यहां से यहां तक की। ठीक है, इसकी दूरी होगी कुछ ना कुछ यहां तक की। ये पॉइंट मैं मान लेता हूं कि चलो P है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं सतह पर जो है वो Q है, और जो अंदर सतह है उसको PQR तो नहीं लिख सकता ना यार, क्योंकि मैंने मान रखा। चलो A B और स्मॉल c लिख लेता हूं, इसको O बना लेता हूं। ठीक है, सेंटर को O लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A B C 3 पॉइंट है जहां हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे। एम द्रव्यमान के कारण A बिंदु पर पहला केस, गोले के बाहर कैसे लिखते हैं बस इतना ही सीखना है आपको, बहुत डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है। तो गोले के बाहर R इज ग्रेटर देन R पर,
जब r जो है दूरी जो है ये सतह से ज्यादा है, सतह से ज्यादा मतलब बाहर पहुंच गए, सिंपल सी चीज है, बाहर पहुंच गए। उस पॉइंट पर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा बेटा, हमें हर बार एक छोटा सा द्रव्यमान इमेजिन करना होगा कि एक छोटा सा द्रव्यमान रखा है, उसके कारण निकालना है। ठीक है, एक छोटा सा द्रव्यमान यहां है, उसके कारण हमें कैलकुलेट करना है। ये हर बार आपको मान के चलना होगा कि एक छोटा सा द्रव्यमान, वही परीक्षण आवेश m0 पहले यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर अंदर रख लेंगे और हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या आएगा। आंसर बताओ, आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना पहला वाला। स्मॉल मास, देखो जो मास है उससे कोई लेना देना है नहीं, वो कट जाएगा अपने आप। जब आप ये वाला करेंगे ना F/m0 करेंगे तो अपने आप m0 कट जाएगा, तो आपको इतना ज्यादा मतलब नहीं है। आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, बार बार f वगैरह नहीं निकालना है। आपको ये दे रहा है I बराबर -gm/r², तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि भैया I बराबर है -gm डिवाइड बाई r है तो r²। यहां पर लिया है हमने, r यहां पर स्मॉल दूरी के लिए लिया था। अब हमारे पास दूरियां अलग अलग है, कैपिटल M है ना, कैपिटल R, स्मॉल r, जैसे जैसे, तो उसके हिसाब से लिखेंगे। कितना आएगा सबको पता है कि कैपिटल R कर देंगे। क्लियर है क्या? किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? इस समय कौन फोन कर रहा है? हाँ जी, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? कुछ है क्या? GM बाई स्मॉल r, और स्मॉल r को आपको परिभाषित करना पड़ेगा। टेस्ट सिलेबस बता दीजिए। टेस्ट सिलेबस बेटा मुझे देखो, मैं अभी 2 दिन हो गया पढ़ाते हुए, मुझे एक बार पता करना पड़ेगा कि कैसे बैचेज में टेस्ट होते थे और किस प्रकार से, है ना। होमवर्क वगैरह भी अभी नहीं भेजा हूं मैं, क्योंकि मुझे चेक करने पड़ेंगे कि होमवर्क किस तरह से जाते थे, कहां तक के हो गए हैं, कहां तक के बाकी हैं। ठीक है, तो वो सब चेक करने के बाद ही मैं कर पाऊंगा। मैं आज ही चेक कर लूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा बेटा। ठीक है, तो गोले के बाहर निकालेंगे तो पूरा द्रव्यमान कैपिटल M है। कैपिटल M द्रव्यमान को आप बिंदु पर मान सकते हैं, केंद्र पर। ध्यान से सुनना, कैपिटल पूरे M द्रव्यमान को आप कहां मान सकते हैं? बिंदु पर, सेंटर पर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जो वस्तु है वो कैसी है बेटा, हम ये मान के चल रहे हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान का वितरण है वो एक प्रकार का है, एक समान है। ठीक है, और केंद्र पर हम पूरे द्रव्यमान को कंसंट्रेट मान लेंगे कि यहां पर है, पूरा द्रव्यमान बिंदु पर आ गया, बिंदुवत है, तो इसके कारण वहां निकाल लेते हैं। एक बिंदु के कारण r दूरी पर, तो आपको पता है ये दूरी r है और r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक, निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I आउटसाइड, मतलब हम A पॉइंट पर निकाल रहे हैं। पॉइंट क्या है बेटा? A पॉइंट पर हम लिख रहे हैं, और ये आएगा -gm डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। लेकिन याद रखेंगे कि स्मॉल r क्या है यहां पर, स्मॉल r यहां पर क्या है, यहां पर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है। दूसरा पॉइंट आप फटाफट से लिख सकते हैं, आप तो फटाफट से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे गोले के सतह पर, गोले के सतह पर मतलब r इस बार जो दूरी है वो r के बराबर है, अर्थात सतह पर। ठीक है, निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास I एट पॉइंट B, अगर मैं निकालूं सतह पर तो ये आ जाएगा -GM डिवाइड बाई R हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट सबकी सेम रहेगी, यूनिट आप लगाते रहना, मैं आगे लिखते चला जाता हूं। मुझे अंदर का बता दो क्या रहेगा। 2 पॉइंट तो बहुत इजी थे, आसान थे, यहां का और यहां का आसान था। अंदर क्या होगा, एक बार अंदर वाली बात को बताइए। मुझे C पॉइंट पे निकालना है, और इस बार C को अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं C को दिखाऊं तो C पॉइंट की डिस्टेंस जो है ये R, वो लेस देन है कैपिटल R, त्रिज्या के अंदर आ गए हैं। इस पॉइंट पर मुझे बताइए कि कितना होगा तीव्रता। 0 होगी? किसको लग रहा है 0 होगी? 0 वाले भी अपना आंसर बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं देख लूंगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जीरो वाले सब बता लिए? बता लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं आपको बताता हूं, फिर सबका गलत है, जिसका 0 है। तो आइए ध्यान से सुनना मेरी बात। एक चीज में आप गलती कर रहे हैं, यहां पर आवेश वाली कंडीशन नहीं है अंदर, क्योंकि द्रव्यमान जो है बेटा 0 नहीं होगा,
सिंपल सी बात है, 0 नहीं आएगा। हाँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं बेटा रिजल्ट नहीं लिखना होता, रिजल्ट तक कैसे पहुंचते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो जो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा, जैसे आप देखें अगर, तो जो आवेश होता था वो अगर चालक गोला होता था क्या होता था, सतह पर फैल जाता था आवेश, तो अंदर आवेश ही नहीं होता था, तो गॉस का नियम लगाते थे तो क्या आता था बेटा, 0 आता था, है ना। यहां पर ऐसा है ही नहीं, यहां पर तो द्रव्यमान फैला है ना हर जगह, द्रव्यमान तो अंदर से लेकर बाहर तक है, 0 पॉइंट से लेकर के r दूरी तक हर जगह एक समान रूप से फैला है। तो हम एक समान रूप से अगर ये फैला है तो इसका हम ऐसा मान लेते हैं कि इस गोले का जो घनत्व है वो रो है, डेंसिटी, और गोले का वॉल्यूम तो हमें पता है r अगर त्रिज्या है तो। अच्छा, गोले का घनत्व रो है, ठीक है, गोले का घनत्व हमने मान लिया कि ये रो घनत्व का गोला है, ठीक, गोले का घनत्व ये हो गया। और इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के अंदर कितना द्रव्यमान है, क्योंकि जो हम जानते हैं तीव्रता या बल लगता है वो केंद्र की तरफ लगता है ना, तो सेंटर से यहां तक में द्रव्यमान कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं काल्पनिक रूप से इसको ऐसे, ये हमने मान लिया कि भाई साहब ये जो छोटा सा गोला एक बन रहा है अंदर, इस गोले का जो भी द्रव्यमान होगा यही द्रव्यमान सिर्फ यहां पर तीव्रता उत्पन्न कर सकता है, बाहर वाले द्रव्यमान का, इसके ऊपर जितना द्रव्यमान है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो जो द्रव्यमान है, टोटल द्रव्यमान हमने m माना था, इसका मान लेते हैं द्रव्यमान m डैश है, ठीक है। m डैश का अगर मुझे मान मिल जाए तो m डैश और दूरी r है, निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो एक छोटा सा गोला है हमारे पास m डैश द्रव्यमान का, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा गोला है और ये छोटा सा गोला जो है m डैश द्रव्यमान का है, इसका केंद्र तो वही है, इसकी त्रिज्या इस बार r है और r लेस देन है कैपिटल R के, इसका द्रव्यमान हमने m डैश माना है और घनत्व तो सेम रहेगा, रो रहेगा, इसका वॉल्यूम v डैश हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या r है, ठीक। चलिए, हमने ये कहा आपसे कि जो तीव्रता आएगी या जो बल लगता है वो तब आता है, वो उस मास की वजह से आता है जो मास ना सेंटर से वहां तक की दूरी में फैला हुआ है, ठीक है। बाहर वाले मास का कोई रोल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, छोटे वाले द्रव्यमान को हमने निकाल लिया, ये वाला छोटी त्रिज्या सी पॉइंट वाला निकाल लिया, इसका हमें m डैश अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहली चीज हमने ये जाना कि घनत्व जो है वो सेम है, चूंकि रो अगर मैं लिखूं बड़े गोले का इसका रो देखो, घनत्व क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। और घनत्व एक बराबर है, हमने कहा मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, तो रो बराबर आप लिखेंगे m, अच्छा इसको अभी इतने ही देखो, अगले यूज कर लेंगे। तो रो बराबर हमें पता है m बाई वी है, ठीक है। और इस केस के लिए अगर मैं रो लिखूं, इस द्रव्यमान के लिए, ये है बड़े गोले का, बड़े गोले का, अच्छा छोटे गोले का, ये छोटा गोला काल्पनिक हमने मान लिया, इसका तो घनत्व से ही रहेगा, बस द्रव्यमान m डैश हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा v डैश, जो हमने मान रखा है m डैश v डैश, ठीक है। ये है छोटे गोले का, छोटा गोला और बड़े गोले का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि रो दोनों है, डेंसिटी सेम है, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, बराबर कर दीजिए, ये आ जाएगा m डैश डिवाइड बाई v डैश बराबर हो जाएगा बेटा m डिवाइड बाई v के। यहां से m डैश का मान हमें चाहिए, चलिए m डैश का मान निकालिए, m डैश बराबर आ जाएगा बेटा v डैश का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा m डिवाइड बाई v गुणे v डैश, मान रखिए, देखिए कितना आ रहा है, तो मान रखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास यहां से सॉल्व करके m डैश बराबर हो जाएगा m द्रव्यमान है, ठीक है, m तो द्रव्यमान ही है टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई v डैश बटा v, v डैश का मान कितना है बेटा, v डैश मतलब इसका आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या r का क्यूब डिवाइड बाई बड़े वाले गोले का आयतन, बड़े वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई और कैपिटल R का क्यूब, ठीक है। काट के देखिए कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा होगा, 4/3 पाई पाई, ठीक। जो बचा है उसको लिख लेते हैं, हमारे पास आ गया है m डैश, और m डैश बराबर आ गया है बेटा m टाइम्स ऑफ r की पावर 3 डिवाइड बाई r की पावर 3, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही देखो, बाद में काटने में आसानी होगा, आप r बटा r का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, वही बता रहा था, बट ठीक है, ये आ गया। अब हमें अगर ये पता है तो इस पॉइंट पर ही तो हमें सी पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पर, यहीं पर सी है, सी पॉइंट तो यही है ना, तो सी पॉइंट पर अगर करना है तो सी पॉइंट पर तीव्रता क्या आएगी, यहां से यहां तक की दूरी हमने मानी है r, और r का मान कैपिटल R से छोटा है, तो जो तीव्रता आएगी बेटा वो आ जाएगी हमारे पास I बराबर -g
और द्रव्यमान क्या है m डैश डिवाइड बाय दूरी क्या है r, तो r का स्क्वायर लिख दीजिए, मान रख दीजिए, m डैश का मान उठाइए यहां रख दीजिए, हो गया सॉल्व। चलिए वहां पर कर ले, चलिए तो I बराबर आ जाएगा माइनस जी और m डैश का मान पूरा का पूरा उठा के रख दीजिए, क्या है बेटा m r की पावर 3, m r की पावर 3 बटे आ जाएगा r की पावर 3, ये r की पावर 3 और उसमें भी एक गुणा है r का स्क्वायर का, तो r स्क्वायर से r का घात क्यूब घटेगा, सिर्फ r बचेगा, बाकी जो भी हमारा आंसर है ये आपके सामने है। I बराबर आ जाएगा माइनस जी एम स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R की पावर 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम। आई होप कि आपको समझ में आया हो किस प्रकार से करना था। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं जिसमें द्रव्यमान डिफरेंट रहता है, तो ये प्रोसेस से ही आप निकाल सकते हैं। कई बार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता या याद नहीं रह पाता, लेकिन प्रोसेस पता होगा तो आप करना जानेंगे अगर तो निकाल पाएंगे कभी भी किसी भी स्थिति में। ठीक है, कई बार आप फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मैं लिखवा दूं लेकिन वो हर चीज आप याद नहीं कर सकते, है ना, कुछ चीजें आप भूल जाएंगे, लेकिन प्रोसेस अगर याद है कि करना कैसे था, कैसे फॉर्मूला जन्म लिया था, तो शायद वो करके आपका आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इस आसान था। सेम चीज करते हैं खोखले गोले के लिए। ये था m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के ठोस गोलेकरण। अब अगर मैं स्मॉल गोला मतलब खोखला गोला ले लूं, अच्छा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो एक चार्ट बनाना पड़ेगा हमें, एक चार्ट बनाएंगे बेटा, ठोस गोले का ही एक चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखा r इज ग्रेटर देन r के लिए हम रिजल्ट लिख रहे हैं, जो अभी हमने निकाला ना उसका रिजल्ट देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, रिजल्ट इसके लिए हमने पाया कि जो आई है वो आया, सिर्फ परिमाण लिख रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस जी एम और डिवाइड बाई आया बेटा आर की पावर 2। दूसरा आया हमारे पास आर बराबर आर के लिए, इस दूरी के लिए हमने पाया कि आई का मान आया है बेटा, आई का मान आया है माइनस जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और तीसरा सॉरी r इज लेस देन r के लिए एक ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई हमें ग्राफ सीखना जरूरी है। माइनस जी एम स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R की पावर 3। तो ये तीन हमें रिजल्ट प्राप्त हुए ठोस गोले के लिए। ठीक है, तो ठोस गोले को एक बार ले आते हैं पिक्चर में, आजा बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, बस गलती मत करना। O पॉइंट है, ये दूरी हमें R है पता है, ठीक है, ये केंद्र है ना, और इसके बाद फिर आगे पॉइंट। तो ऐसा करते हैं, तो सॉलिड ही बना लेता हूं मैं और कुछ कलरफुल कर लेता हूं, लेट्स से कि ग्रीन कलर है। ठीक, ठीक है, तो एक ग्राफ है, यहां पर ग्राफ हमें देखना है, वो बहुत जरूरी है ग्राफ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, हमने इसको यहां से ऐसे डॉटेड डॉट 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 इसको ले लिया है, ऐसे एक निशाना बना लिया है कि गोला है, ये सेंटर है गोले का ओ, सेंटर से किस तरह से ये वेरी कर रही है आई। तो हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा आई वर्सेस दूरी आर, आई और आर के साथ हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ कैसा दिखेगा आपको, हमने देखा केंद्र से स्टार्ट कर रहे हैं, तो केंद्र से हम देख रहे हैं, यहां पर रिजल्ट यहां पर लिखा जा रहा है, ध्यान से सुनना। आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर देखो जी क्या है कांस्टेंट, एम क्या है नियतांक है, आर क्या है दूरी है, कौन सी त्रिज्या फिक्स है, बचा क्या सिर्फ आर, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। मतलब कि अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता देखें तो सतह तक, केंद्र से लेकर सतह तक आर के समानुपाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आई का मान बढ़ेगा। ठीक है, पहली चीज निकल के आ रही है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, ये फिक्स है, नियतांक है। आर दूरी है, जी और एम नियतांक फिक्स है, त्रिज्या फिक्स है, गोले की त्रिज्या कम ज्यादा नहीं हो रही है, फिक्स है। ठीक है, आर का मान देखिए यहां पर, बाहर जब जाएंगे गोले के बाहर तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो आई है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर का स्क्वायर के।
मतलब कि गोले के जैसे ही सतह से बाहर जाएंगे, बाहर की दूरी पर जाएंगे, बहुत तेजी से घटेगी। ठीक है, सतह तक बढ़ेगी फिर घटेगी। चलिए ग्राफ देखते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है और कुछ इस प्रकार से मैं बना रहा हूं, ध्यान रखना। ये दूरी मैं मान लेता हूं कि r बराबर r दूरी है। ये सतह नहीं, माफ करना, सतह हमारे पास है ना यहाँ पर मौजूद पहले से, तो सतह तक लेते हैं। ये सतह है हमारे पास, सतह तक की दूरी से हम यहाँ पर एक काल्पनिक रूप से डंडी खींच लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो दूरी है ना, ये r है, ये दूरी जो है ये r दूरी है। ठीक, r दूरी पर, r बराबर r दूरी पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम हमें मिल रहा है, और मैक्सिमम ये मिल रहा है gm/r²। इसके पहले बढ़ रहा है, फिर यहां पर कांस्टेंट है, इसके बाद घटेगा। तो यहां से यहां तक इसका मतलब बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा बेटा? समानुपाती है। समानुपाती है मतलब ये ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट है कोई, यहां पर बढ़ा, ये जो पॉइंट आया है मैक्सिमम, ये सतह पे आया है। सतह पर कितना है बेटा? सतह पे हमारे पास gm डिवाइड बाई r का स्क्वायर। मैं माइनस चिन्ह हटा रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ परिमाण से मतलब है। इस पॉइंट के बाद अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है बेटा? इस पॉइंट के बाद देखो जो सॉलिड वाली लाइन है, सॉलिड लाइन वही बता रही है ग्राफ को। ठीक है, उसके बाद देखो तो 1/r² के साथ घट रहा है, मतलब ठीक है ये घटेगा। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ देखूं तो I जो है वो समानुपाती है r के, यहां तक, यहां पर मैक्सिमम है, ये पॉइंट पर हम कह सकते हैं मैक्सिमम। ये क्या है बेटा? मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम हमें तीव्रता मिलती है सतह पर। उसके बाद r जो है, उसके बाद जो I है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है r के स्क्वायर के और घटती है। ठीक है, और कहां जाके जीरो होगी? अगर मैं पूछूं आपसे कि जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता वो जीरो कहां होगी? आंसर बताइए, जीरो कहां होगी? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कब जीरो होगी बेटा? ऐसे चलते जाएंगे, कब जीरो होगी? कितनी दूरी पर जीरो होगी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कितनी दूरी पर जीरो होगी? अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, बढ़िया है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, सीखोगे तभी आगे काम आएगा। ठीक है, कहां पर जीरो होगी? अनंत पे जीरो होगी, क्योंकि आप अगर यहां पर अनंत के अलावा कोई भी और मान रखेंगे तो कभी जीरो ही नहीं होगा। 1/अनंत का मान ही जीरो होता है। तो आई का मान जो है r बराबर अनंत पे जीरो होगा। ठीक है, r बराबर अनंत पे जीरो होगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब कि किसी भी द्रव्यमान के कारण जो उसका क्षेत्र होता है वो कहां तक फैला होता है? इन्फाइनाइट तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक फैला होता है, अनंत तक फैला होता है। तो किसी भी द्रव्यमान के कारण जो क्षेत्र का है ना समापन है, किसी भी द्रव्यमान का जो क्षेत्र का अंत है वो कहां हो रहा है? अनंत पे हो रहा है। अनंत मतलब बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, फार फार अवे, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? हाँ या ना? सबका क्लियर हुआ? हाँ या ना? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं पूछ लेता हूं तो फिर फैल जाओगे, फिर अभी स्टार्ट कर दोगे तुम लोग कमेंट करना। तो आगे चलते हैं बिना वेस्ट के टाइम। ठीक, नेक्स्ट। ये ठोस गोले के कारण हो गया। अब हम बात करेंगे m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के खोखले गोले के कारण I। ठीक, ये हम निकालना चाहते हैं। चलिए खोखला गोला लेते हैं इस बार। काफी खोखला गोला है, और खोखला गोला है काफी, मतलब खोखला गोला है, सिंपल सा। इसका जितना द्रव्यमान है वो परिधि पर है। परिधि मतलब सतह पर है, सॉरी, परिधि वृत्त होती है तब परिधि होता है सतह पे। कहां पे बेटा? सतह पे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? 3 जगह फिर से हमारे पास है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक सतह पे। 3 पॉइंट है हमारे पास। चलो पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, ABCD जो भी लिखना है आपको फटाफट से लिखे और स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, एनीवेयर। ठीक है, कहीं भी ले लो, अंदर इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जरूरी नहीं कि A उधर ही, कहीं भी ले लो, कहीं भी। ठीक है, 3 पॉइंट है हमारे पास। अब तो आपको पता है, पहले ही जैसे हमने निकाला था वैसा ही है कंडीशन, तो मैं फटाफट से करते जाऊंगा, आप लोग बस देखते जाना। R जो है ग्रेटर देन R पर, ठीक है, R ग्रेटर देन R पर जब जा रहे हैं तो क्या होगा? सेम आएगा जैसा अभी आया था। अच्छा, इसका द्रव्यमान m है और इसका आयतन हम v मानेंगे,
और जो द्रव्यमान है वो तो इधर फैला है एक समान, इसमें तो ये खोखला है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा घनत्व जैसी चीज वहां आएगी नहीं। तो R इज ग्रेटर देन R पर अगर हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा I बराबर माइनस GM डिवाइड बाई R स्क्वायर, सिमिलरली जैसे वैसा था। नेक्स्ट R इज इक्वल R पर, सतह पर बात करेंगे, सतह पर देखेंगे तो फिर से वही आएगा I बराबर माइनस GM डिवाइड बाई कैपिटल R का स्क्वायर। तीसरा आप बताइए मुझे क्या आएगा, तीसरा बेटा R इज लेस देन R पर, मतलब सतह के अंदर अगर देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा I बराबर 0। I बराबर इस बार आपको 0 मिल जाएगा, इसके पहले आपको 0 नहीं मिल रहा था क्योंकि वो भरा हुआ गोला था, ठोस गोला था और ठोस गोले में द्रव्यमान अंदर था। तो इस बार 0 रहेगा, और इस बार अगर 0 रहेगा तो ग्राफ यही बना लेते हैं इसका, यही का यही ग्राफ इसको निपटा देते हैं। चलिए इसको हटाओ, फालतू की चीजें हैं, आइए देखते हैं इसका ग्राफ यही बना ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है तो फिर सुनो ग्राफ देखो। चलिए ठीक है, आइए ग्राफ देखते हैं। ये हमारे लिए फिर से I है और इधर R है, ठीक है, R मीटर में है, I जो है न्यूटन पर किलोग्राम में, ठीक है। चलिए तो हमें यह दिख रहा है कि सतह तक कोई क्षेत्र ही नहीं है, सतह तक तो 0 है, यहां से यहां तक तो I बराबर, यहां तो I बराबर 0 है ना अंदर, यहां I बराबर 0 है, तो सतह तक 0 है और सतह के बाद काम स्टार्ट होता है। सतह के बाद काम स्टार्ट होता है मतलब यहां पर पहुंचेंगे जब R दूरी पर, तब जाके कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, R पर पहुंचेंगे तब सतह पर। अच्छा तो लेट्स से कि ये मैक्सिमम है और इस मैक्सिमम का नाम है GM डिवाइड बाई R स्क्वायर, मैक्सिमम ये है। तो इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि I बराबर 0 है, यहां डॉट डॉट लाइन है, डॉट लाइन है, सॉलिड लाइन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद आप पाएंगे तो फिर से I यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई R स्क्वायर, तो I जो है वो समानुपाती है 1 बाई R स्क्वायर के साथ, काफी तेजी से घटेगी और इस प्रकार से 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई, क्लियर है, यहां तक हो गया, समझ में आ गया। सही है, ठीक है। तो रीजन क्या रहा है 0 होने का, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता निकालना आपको पता है, सीख गए हैं। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं फटाफट से, टाइम हमारे पास अभी है ना, बिल्कुल है, काफी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी। चलिए स्मॉल जी को डिस्कस करते हैं। स्मॉल जी क्या है बेटा, सब में सबको पता है, कक्षा 9वीं से पढ़ रहे हो सब, बार बार इस्तेमाल किए हो, कैपिटल जी स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होती है, रिंग के लिए वगैरह अभी नहीं बेटा, जब क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगी तो वहां डिस्कस करेंगे, फिर बहुत सारे डेरिवेशन ही हो जाएंगे, इतना आपको करना नहीं है। रिंग के लिए वैसे सिलेबस की बात करें तो जेई में आता है, आपके नीट में आएगा नहीं, ठीक है। तो जो सिलेबस में है उतना ही करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं बेटा, 9.8 क्या जादू,
9.8 क्या? 9.8 क्या? आकांक्षा बेटा सबका नहीं निकालना है, बेलन वेलन नहीं है आपके उसमें, नहीं करना है, परेशान मत हो। जो कर रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ें, ठीक है। जबरदस्ती का ऐसे तो फिर तरह तरह की, फिर शंकु के कारण, बेलन के कारण, है ना, अलग अलग चीजें फिर तो बहुत हो जाएंगी। फिर तो मैं किसी भी तरह का द्रव्यमान का आकार बना दूं और बोलूं आपके इसकी वजह से निकालें, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, नहीं करना है। हाँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। चलिए, तो गुरुत्वीय त्वरण का पहले तो हमें निगमन करना, निगमन भी ऐसे कुछ है नहीं खास, सिंपल सी चीज है। गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा यह है, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा क्या है वैसे आपको पता है? क्या है परिभाषा बेटा? पृथ्वी हमारी हरी हरी है, बढ़िया प्यारी सी पृथ्वी है, हरी, हरा कर दिया हमने, हालांकि इतना हरी बची नहीं है। चलिए, इसका सेंटर है, इस पे तो आंख ही नहीं पड़ रही मेरी, चमक रहा है इतना ज्यादा। ये दूरी r है, त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, सेंटर है। हम जानते हैं पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, केंद्र की तरफ एक फोर्स लगाती है, तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ध्यान से सुनना, पृथ्वी अपने अपने केंद्र की तरफ, कोई भी वस्तु हो, सभी वस्तुओं पर अपने केंद्र की तरफ एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को जब लगाती है तो जो त्वरण होता है उस फोर्स में, वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है हमारे पास, रखते हैं उसको, जैसे कि एक वस्तु है, ये सतह पे रखी है, m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है बेटा? कैपिटल M। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M, ठीक है। वो छोटी सी m द्रव्यमान की जो वस्तु है बेटा, उसको पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, बिल्कुल खींच रही है, बिल्कुल खींच रही है। कैसे खींच रही होगी? कैसे खींच रही होगी बेटा? यहां से अगर देखें तो अंदर की तरफ सीधे, और ऐसे, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है इस पे। किस पे लग रहा है बेटा? इस छोटे से द्रव्यमान पर पृथ्वी अंदर की तरफ बल लगा रही है। इस बल को लिखते हैं एक बार, कितना लिखेंगे? अच्छा, कोई भी चीज अगर इधर होती तो इस पर भी बल वही लगता। अगर यहां m द्रव्यमान होता तो इस पर भी इधर की तरफ ही, सेंटर की तरफ ही बल लगता। यहां होता तब भी सेंटर की तरफ ही फोर्स लगता। क्लियर है ना? कंफ्यूज मत होना कि ऊपर मतलब ऊपर ही रखिए, यहां भी ऊपर ही है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, कहीं भी पॉइंट पे जाओगे सारा पॉइंट ऊपर ही है पृथ्वी के, ठीक है। अच्छा मतलब सतह पर हम बात कर रहे हैं। तो स्मॉल m द्रव्यमान पर लगने वाले अगर फोर्स की बात करें, ठीक है, तो दो तरह के फोर्स हम लिख सकते हैं। एक तो हम जानते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण लगेगा, दूसरा लगेगा जो इसका भार होगा, वही बल इसका भार कहलाएगा ना। तो दो बल है, एक फोर्स है, यहां पर मैं दोनों को दिखाई देता हूं पहले। एक फोर्स तो ये हो गया, दूसरा फोर्स है बेटा, जो कि यही फोर्स है एक्चुअली, इस फोर्स के कारण इसका भार भी हमें पता चलता है। अच्छा, एक चीज और याद करिएगा कि भार क्या होता है, भार की परिभाषा क्या बेटा? भार की परिभाषा ये है, भार की परिभाषा ये है कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया वस्तु पर जो बल होता है वही भार है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल सतह पर, ठीक है, सतह पर स्थित कोई भी वस्तु जो है उस पर पृथ्वी जितना बल लगाती है वही उस वस्तु का भार कहलाता है। तो यहां पर mg, और अगर मैं देखूं तो फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 1 लग रहा है mg, और दूसरा इसी फोर्स को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं F इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर के साथ लिखूं तो m1 m2 हमारे पास है m डिवाइड बाई r स्क्वायर। r की जगह आएगा कैपिटल R, क्योंकि त्रिज्या है। कितनी दूरी पर ये वस्तु है बेटा? r दूरी पर। ये दूरी कितनी है? r। तो r दूरी पर वस्तु है तो r त्रिज्या पर लगेगा। दोनों फोर्स को बैलेंस कर दीजिए। दोनों फोर्स को बैलेंस करेंगे बेटा, आ जाएगा mg इक्वल्स टू आ जाएगा g mm डिवाइड बाई r का स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे कि कुछ चीजें कट रही हैं, बिल्कुल कट रही हैं। क्या कट रहा है बेटा? स्मॉल m से स्मॉल m। यहां से आ गया बेटा g इक्वल gm डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहां पर क्या ऋणात्मक चिन्ह आएगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, माइनस चिन्ह यहां आना चाहिए या नहीं? हाँ जी, यहां पर माइनस चिन्ह आना चाहिए कि नहीं? इस वाले फॉर्मूले में, जी के फॉर्मूले में माइनस चिन्ह आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए बेटा? क्यों नहीं आना चाहिए?
क्यों नहीं आना चाहिए? रीजन क्या है? रीजन सोचो ना, रीजन क्यों नहीं है? अरे सोचो ना, रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा? कभी सोचा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास नेगेटिव होता है। नहीं, मास नेगेटिव नहीं होता, गलत, बिकॉज वो उसकी ही तरफ है। हाँ, क्योंकि हमने कहा पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है सेंटर की तरफ। उसकी परिभाषा ही यही है कि सेंटर की तरफ लगेगा। इस वजह से हमने उसकी डायरेक्शन ही फिक्स कर रखी है कि पृथ्वी पर है तो सेंटर की तरफ, चांद पे है तो चांद के सेंटर की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है, इस त्वरण की डायरेक्शन कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, इस वजह से इसमें कोई डायरेक्शन लगेगा नहीं। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन फिक्स है पहले से, सेंटर की तरफ। इसकी परिभाषा में ही है डायरेक्शन कि सेंटर की तरफ ही फिक्स कर रखा है। ठीक, और इसमें अगर आप मान रखेंगे m की वैल्यू आप कितना लगते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 10⁻24 किलोग्राम, लगभग 10⁻24 किलोग्राम। g का मान 6.67 इंटू 10⁻11, और r का मान आपको पता है 6400 किलोमीटर, जिसको आप मीटर में बदल करके रखेंगे। जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये लगभग मान मिलता है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपको मिल जाता है। ये मिलता है तब जब पृथ्वी पे है, याद रखना। एक्चुअली मुझे ये लिखना नहीं चाहिए, ये तो किसी भी जो है प्लैनेट पे ऐसा कंडीशन होगा। अगर मुझे ये लिखना है जी पृथ्वी का अर्थ का, तब मैं लिखूंगा जी और m पृथ्वी का द्रव्यमान डिवाइड बाई r पृथ्वी का जो भी है इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह करेंगे तब जाके 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं आपको कि जी आपको चांद पे लिखना है, ठीक है, मून पर अगर निकालना है, मून लिख देता हूं मैं, चांद क्या है लिखूं, मून पे लिखना है, तो आपको जी और m लिखना पड़ेगा मून का। सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होने वाला। r आपको मून का लिखना है और इसका स्क्वायर करना है। जो भी होगा निकालेंगे तो ये g/6 कुछ आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग g/6 आएगा। g/6 आप देख सकते हैं, 9.8 डिवाइड बाई 6 कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जी पृथ्वी डिवाइड बाई 8, जो भी पृथ्वी पर है उसका डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। सिमिलरली किसी भी एक्स प्लैनेट की बात करें, तो एक्स ग्रह का अगर मुझे निकालना है, कोई भी एक्स ग्रह है, एक्स में कोई भी आ सकता है, चांद हो, बुध हो, शुक्र हो, कोई भी हो, उसको निकाल सकते हैं एक्स ग्रह का। तो निकालेंगे, आपका आ जाएगा जी और m एक्स ग्रह का द्रव्यमान और एक्स ग्रह का त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि आपको यूज करना है, किसी भी सतह के लिए, आप किसी भी प्लेनेट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जी का मान। अब जी का मान जो है ये हम सतह पर ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन इतना है नहीं। ठीक है सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ममता कुमारी, क्या समझ में नहीं आ रहा है बेटा आपको? क्या पढ़ा रहा हूं आपको मैं, क्या पढ़ा रहा हूं? कक्षा 9वीं पढ़ाया है अभी तक, ये वाला ये टॉपिक कक्षा 9वीं में है, नहीं है क्या? नहीं है क्या? एलर्जी होती है, ग्रीन कलर से एलर्जी है बेटा। एलर्जी का मतलब तुम्हें पता है एलर्जी क्या होती है? फोबिया होता है, एक एलर्जी होती है। एलर्जी नहीं बोलते बेटा, कोई चीज ऐसे आंखों से देखने में अगर कोई आपको अप्रिय लग रही है कोई चीज, तो वो एलर्जी में नहीं आता। एलर्जी होता है कि शारीरिक तौर पर आपको वो नुकसान पहुंचा रही है चीज, तब उसको एलर्जी बोलते हैं, और वो फिजिकल टच में आए। ठीक है, एलर्जी ऐसे नहीं होती जैसे आपने मान लो कि आपको कोई भी चीज से, मान लो आपको पाइनएप्पल खाने से एलर्जी है, कि आप पाइनएप्पल खाते हैं तो आपके गले में खुजली होने लगती है ना, वैसा है। ठीक है, कुछ लोगों को होती है। तो या धूल से आपको एलर्जी है, धूल आपके नाक में गया, आपकी नाक बहने लगती है, छींक आती है, जुकाम हो जाती है, तो एलर्जी है, वैसा एलर्जी होता है। हाँ, चलिए फिलहाल जी का जो मान है वो डिफरेंट है हर जगह। डिफरेंट मतलब पृथ्वी की अगर बनावट की बात करें, तो पृथ्वी की बनावट एक जैसी नहीं है। पृथ्वी में द्रव्यमान का वितरण एक जैसा नहीं है। आप जानते हैं कि पृथ्वी में 70% पानी है, मतलब समुंदर है ना हर जगह, और बाकी जगह पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेन है। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर है, अलग अलग तरह की जमीन की ऊंचाइयां हैं,
और इसके अलावा भी पृथ्वी को अगर देखेंगे तो पृथ्वी स्फेरिकल नहीं है परफेक्टली। पृथ्वी अपने ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और जो निरक्ष रेखा होती है वहां पर थोड़ी सी फूली हुई है, ठीक है, ऐसे पेट निकाली हुई है। तो जो ध्रुव होता है, ध्रुव पर अगर बात करूं तो ध्रुव पर पृथ्वी, ध्रुव पर अगर बात करें बेटा तो ध्रुव पर पृथ्वी चिपकी हुई है। अगर मैं एन और एस ध्रुव की बात करूं, नॉर्थ और साउथ की बात करूं, तो आप पाएंगे कि जो त्रिज्या है वो यहां पर ज्यादा होगी ईस्ट और वेस्ट की तरफ, और साउथ और नॉर्थ की तरफ त्रिज्या आपको कम मिलेगी सेंटर से, ठीक है। तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर की वजह से जो जी का मान है डिफरेंट आता है। सर क्या 9/6 लिखा है मून के लिए? 9/6 नहीं, G/6 है बेटा, जी है ये, जी, ठीक है, G/6 6 गुना कम होती है, जितना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है उसका 6 गुना कम होती है। इसके साथ साथ जैसे ये एक तो ये हो गया, ठीक है, कि बनावट ऐसी है, उसके अलावा इसका झुकाव भी है, इसके अलावा ये घूम भी रही है, और घूमने की तरह, घूमने की वजह से अगर ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो हम इसको कहेंगे कि यहां पर भी इफेक्ट आएगा, घूमने की वजह से भी इफेक्ट आता है। और वो क्या इफेक्ट आता है वो हमें निकालना है, पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो 3 चीजें हैं, पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सतह पर क्या है, और केंद्र पर क्या होगा, ठीक है, केंद्र पर भी निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ पृथ्वी के सतह के जो है या बनावट के आकार पर भी जी के मान में परिवर्तन है, और इसके साथ साथ घूमने के कारण भी परिवर्तन है। तो 3 से 4 वजह से जी का मान जो है वो परिवर्तित होता है, और ये सभी जो भी परिवर्तन है ये सभी सिलेबस के अंदर है। सर ये भी तो भी कहे पड़ेगा कि आप सही पढ़ेगा, आप पढ़ा, हाँ क्या तुम लोग लगे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये मैंने जो बताया आपको, ये सारी चीजें कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में हम पहले कंडीशन पे चल रहे हैं। पहले तो जो सबसे आसान है, बेसिक जहां से स्टार्ट होता है, और वो ये है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर, पृथ्वी के सतह के अंदर और सतह पर। तो सतह पर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, सतह पर जी का मान ये, ठीक है। अंदर चलते हैं और बाहर चलते हैं। लेट्स से पृथ्वी के जी के मान में परिवर्तन कब, कहां, कैसे होगा, ठीक। लेट्स से कि हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी को अब हरा नहीं करना है क्या, चलो बेटा हरा मत कर पाओ, वाइट कर लेते हैं अब, ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा, पहले हम ये निकालेंगे। तो फिर से 3 कंडीशन है, एक तो सतह होगी, आर त्रिज्या हो गया, ये केंद्र है हमारे लिए। सतह के ऊपर कोई पॉइंट है, लेट्स से कि कोई इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है, कोई भी इधर कहीं भी ले लो, चलो एकदम ऊपर लेने के लिए यहां पर आपको दिखेगा भी कि ऊपर का मतलब ऊपर ही है पॉइंट, चलो ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर मुझे कैलकुलेट करना है कि सतह से, मान लो ये सतह है, ये सतह है, और सतह से मैं ऊंचाई अगर देखूं तो ये ऊंचाई कितनी है बेटा, एच है। सतह से ये एच ऊंचाई पर जाके इस पी पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि जी का मान कितना है। मैं मान लेता हूं यहां पर जी का मान जी डैश है, और ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए आइए फॉर्मूला, चूंकि जी बराबर हमने अभी अभी क्या दिखाया था आपको, जी बराबर क्या दिखाया था बेटा, जी बराबर अभी क्या निकाला था, ये होता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या था, दूरी का वर्ग, आर क्या था बेटा, जितना दूर है दूरी का वर्ग। तो ये है, इसको मैं आर स्क्वायर ना लिख के दूरी का वर्ग लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दूरी का वर्ग लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक ही बात है। अभी सतह पे निकाल रहे थे तो दूरी क्या थी, सतह तक की आर थी, अब और दूरी जाएंगे, अब और दूरी जाएंगे तो क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी है, आर, और आर से ऊपर तक की दूरी कितनी हो गई, एच। तो टोटल दूरी अगर मैं लूं यहां से इस पॉइंट से, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कहां लगता है, सेंटर की तरफ, तो जो दूरी है वो पूरा सेंटर तक लेंगे, उस पॉइंट से सेंटर तक, ठीक है। क्योंकि इस पूरे द्रव्यमान m को, इस पूरे द्रव्यमान m को हम इस पॉइंट पर कंसंट्रेट मान सकते हैं कि यहां पर इकट्ठा है, बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत द्रव्यमान है, इससे वहां तक की दूरी कितनी है, r प्लस एच। आइए फटाफट से लिखिए, तो यह आ जाएगा हमारे पास, और दूरी हमें पता है कि दूरी क्या है बेटा, r प्लस एच, ठीक है। इसलिए
जी बराबर आ जाएगा जी डैश एक्चुअली, ठीक है, जी डैश हम लिख रहे हैं, तो जी डैश हमारे पास आ जाएगा बेटा जी एम डिवाइड बाई दूरी का मतलब आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया, लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि ये कुछ दूरी तक ही लागू होता है, ये फॉर्मूला हर जगह आप लागू नहीं कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास आ रहा है बेटा जी डैश इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो इसको ओपन करिए, ये आ जाएगा जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH। एक तरीका ये है, आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जस्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। शिवानी क्या कह रहे, सर वॉल्यूम तेज करिए। शिवानी, अरे बेटा कितना तेज बुलवाओगे यार, सही तो बोल रहे हैं। कितना आवाज चाहिए आपको, कितना लाइक चाहिए, कितना चाहिए लाइक चाहिए बेटा तुझे दुर्वेश? हाँ, कितना वॉल्यूम चाहिए बेटा आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, सब सही है। आर स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लीजिए फटाफट से। जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, बचा क्या बेटा, यहां पर बचेगा 1 प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस बचेगा बेटा, प्लस बचेगा यहां पर 2H डिवाइड बाई आर के। हाँ या ना, देखो सही है क्या? सही है। अच्छा छोड़ो, मैं आपको आसान कर देता हूं, इसको छोड़ो। आप लोग ना फैल जाते हो, जहां मैथ आती है ना फैलते हुए दिखते हो मुझे। छोड़ो, मुझे लग रहा था कि मैं आपको बाइनोमियल सिखा दूं, लेकिन बाइनोमियल के लायक लग नहीं रहा है आपका कोई भी बर्ताव। ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, इतना दिमाग लगा लो, छोड़ो। मैं डायरेक्ट आता हूं क्लास, मतलब रिजल्ट पे आता हूं, छोड़ो। आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, पॉजिटिव है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको बाइनोमियल लगाते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, और ये गणित सबको आनी चाहिए, इतना मुझे लगता है कि आनी चाहिए, आ रही होगी आपको। जी एम, और यहां पर ये जो आर प्लस एच का, ध्यान से सुनना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, वो भी माइनस में है, नहीं है क्या? यार तुम लोग बहुत उदंड हो यार, मतलब एक तो होता है कि चलो काम चलाओ हो जाता है। तुम लोगों ने ऐसे क्या कसम वसम खाई है क्या कि नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ाने देना है मुझे? अगर ऐसा है तो बता दो मुझे, ऐसा है तो मुझे बताओ। फ्रॉड कॉल, हाँ ऐसा है तो बताओ, मैं पेन वेन रख देता हूं यार। अगर ऐसे ही है, तुम्हें बात करनी है, नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्यों, पागल थोड़ी हूं मैं पढ़ा रहा हूं। जब तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है इस चीज की कि पढ़ना है या सिलेबस में आगे बढ़ना है, क्वेश्चन होने चाहिए आपसे और ठीक ठाक क्वेश्चन लग जाए आपसे, अगर तुम्हें इस चीज की फिक्र नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे फिक्र करनी चाहिए, या मेरा फिक्र करने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं कि कुछ हो ऐसा, है ना? आप लोग चाहते ही नहीं कि ऐसा कुछ हो।
हाँ जी, कर लो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं। कर लो। अरे कर लो यार, कमेंट करो। मैं तो कह रहा हूं कि करते रहो, रुकना ही नहीं आपको, कर डालो, मन की इच्छा पूरी। ठीक है, मैं बस ऐसी, कुछ है भी नहीं फोन में, क्या करूं, मजा ही नहीं आ रहा है। फोन में भी कुछ नहीं है कि मैं देखूं। कर लो। चलिए, आर स्क्वायर वहां से कॉमन ले लीजिए, जी एम के बगल में आ जाएगा आर स्क्वायर, लेकिन माइनस के साथ आएगा क्योंकि पावर -2 लगी है। तो आर की पावर -2 कॉमन लीजिए फटाफट से। ऐसा ही है क्या? चलिए फिर पढ़ाएं, फिर क्या कहते हो? चलो फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। कमेंट करने वालों का क्या ही करें अब, है ना, छोड़ देते हैं। आर की पावर -2 कॉमन ले लेते हैं। आर की पावर -2 है दोनों का, तो यहां बचेगा 1 प्लस बचेगा h/r, और इसका बचेगा बेटा होल स्क्वायर, वो भी -2। ये आर की पावर -2 को नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा g डैश बराबर हो जाएगा बेटा gm डिवाइड बाई आर की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास बचा है बेटा 1 प्लस h/r की पावर -2। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो हम जानते हैं, ये जो पहला पार्ट लिखा है बेटा g डैश में, g डैश बराबर अगर आप देखें तो लिखा है gm/r²। gm/r² हम किसको माने बेटा? m द्रव्यमान, r त्रिज्या किसकी बेटा? पृथ्वी की। तो gm/r² तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा, जिसको हम स्मॉल g लिखते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया g, जो सतह पे होती है। ठीक है, ये हो गया g। मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आया बेटा 1 प्लस h/r की पावर -2। अब इसको मैं एक स्टेप में ऐसा लिख रहा हूं, आप लोगों में से बताइए किसको किसको समझ में आया। तो हो जाएगा g1 - 2 टाइम्स h डिवाइड बाई r, पावर खत्म। और ये आंसर है एक्चुअली। इसकी एक कंडीशन है कि कब लागू होगा, कब नहीं लागू होगा, कितनी दूरी तक लागू होगा एक्चुअली। तो आप कंडीशन देखिए। पहले ये बताइए मुझे कितने लोगों को ये समझ में आया, फिर मैं आगे बात करता हूं। हाँ जी, आ गया क्या? चलिए, मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए। एक फॉर्मूला तो ये वाला, मैंने आपको पहले ही इसको ब्रैकेट में किया था, है ना। इसको फॉर्मूला 1 बोल लें। चलिए, इसको फॉर्मूला 2 बोल लेते हैं। इसको फॉर्मूला 2 बोल लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसकी लिमिटेशन है बेटा, ये जो फॉर्मूला है, हाँ बाइनोमियल है, वो -2 पावर इधर आ गई। ठीक है, पहले ही बोल दिया था इसलिए सुन लिया था मुझे लगता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले का खासियत यह है कि यह केवल 320 किलोमीटर ऊंचाई तक ही काम करता है, ऊंचाई तक के लिए ही लागू है या लागू होता है। इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। 320 किलोमीटर के अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप इस फॉर्मूले से नहीं लगा पाएंगे, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम 320 किलोमीटर के ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि आपको मेन फॉर्मूला पता है, gm/r + h का होल स्क्वायर। टोटल दूरी का जो भी h होगा, h को लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, बाइनोमियल सीखिए बेटा। ठीक है, तुम लोगों को कुछ सीखना नहीं है जहां तक मुझे दिख रहा है। तो मैं तो ये पढ़ा रहा हूं किसी तरह जबरदस्ती। जिस तरह की तुम्हारी हरकत है ना, अब तक मैं निकल लेता, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बट क्या करूं। यहां क्लास है ना अभी? आप लोगों की क्लास अगली कौन सी बेटा, कब है, कितने बजे क्लास है?
आप लोगों की अगली क्लास कब है? यहां नहीं की बात कर रहा हूं, बैच में तो है क्लास। हाँ। आपकी अगली क्लास कौन सी बेटा? फोर्टी 45 पे है ना? 25 हो गए हैं, 10 मिनट और ले लेते हैं आपका, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया सतह से बाहर। सतह पर आपको पता है, सतह के अंदर चल लेते हैं फटाफट से और ये लास्ट करते हैं इसको, आज का टॉपिक। सतह के अंदर निकालने के लिए फिर से हमें द्रव्यमान चाहिए होगा, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले निकाला था जब क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। तो ये सेंटर है हमारा, ये आर सतह हो गया। मान लो कि मैं एच गहराई पर आके निकालू या डी गहराई मान लो, चलो इस सतह से मैं चला आया इस गहराई पर, यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूं कि जी का मान कितना है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक गोला मानना पड़ेगा इतनी दूरी पर, और इसकी दूरी हम मान लेते हैं ये डी है, तो ये दूरी कितनी बचेगी बेटा, मान लेते हैं कि ये दूरी बचेगी आर माइनस डी के। सही है, ये पूरी दूरी आर है, उसमें से डी निकाल दिया तो कितना बचा, आर माइनस डी दूरी पर। तो आर माइनस डी दूरी पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है या डी गहराई पर कैलकुलेट करना है तो कितना यहां पर जी का मान आएगा, हम मान लेते हैं फिर से जी डैश होगा। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। तो डी गहराई पर जी का मान, पहले हम एच ऊंचाई पर गए थे, अब डी गहराई या एक्स गहराई, कुछ भी आप मानना चाहें बोल सकते हैं। तो फिर से पूरा द्रव्यमान हमारे पास m है पृथ्वी का। हम ये मान के चलते हैं, जब इस फॉर्मूले को हम निकालते हैं तो हम ये सबसे पहले मान के चलते हैं कि जो द्रव्यमान है पृथ्वी का वो समांगी है, मतलब एक रूप में फैला हुआ है, और जो इसका डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो हम रो डेंसिटी मान लेते हैं इसकी। कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान, इस छोटे से गोले का द्रव्यमान हम मान लेते हैं एम डैश है, इसका, इस रेड वाले का, जहां पर हमें कैलकुलेट करना है। तो जो भी यहां पर त्वरण आएगा वो अंदर जो द्रव्यमान बचा है, इस पॉइंट के नीचे जो द्रव्यमान है उसके कारण ही आएगा। तो इस छोटे से एम द्रव्यमान को हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, और वो आएगा एम डैश इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई आर की पावर, आर कितना है बेटा हमारे पास, आर है आर माइनस डी का होल क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर का होल क्यूब। यही आया था कुछ देर पहले, यही आया था, ठीक है। एम डैश का मान ये था, कैलकुलेट किया था ना, वहां पर छोटा आर था, ये दूरी यहां से यहां हम छोटी आर लिए थे, छोटी आर मान लो, आपको मानना है तो मान लो, ठीक है। सूत्रानुसार, सूत्र के अनुसार अगर मैं चलूं तो जी डैश आएगा बेटा कैपिटल जी इंटू एम डैश डिवाइड बाई दूरी कितना है बेटा यहां से वहां तक की, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सही है, मान रखिए हमारे पास जी डैश बराबर आ जाएगा जी एम डिवाइड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और एम डैश का मान उठा के रखिए, आ जाएगा एम अच्छा एम क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पर पहले से, ठीक है। ये अब इसका मान लिखेंगे ना, इसमें तो एम है ही नहीं, ठीक है, यहां से आएगा एम डैश का मान लिखेंगे ना, तो एम डैश का मान आ जाएगा हमारे पास एम और आर माइनस डी की पावर 3 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास आर की पावर 3। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आई थिंक, ठीक है, कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आर माइनस डी। इसको अगर कैलकुलेट करके लिखें तो आ जाएगा हमारे पास जी डैश इज नथिंग बट कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर की पावर 3, और यहां ब्रैकेट में आया है बेटा आर माइनस डी के, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो आर स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर को अलग करेंगे तो बन जाएगा जी एम डिवाइड बाई जी आर स्क्वायर, और यहां पर ब्रैकेट बचेगा आर माइनस डी डिवाइड बाई में एक आर और बचेगा, यहां पर एक आर और बचेगा। तो ये आर हमने आर क्यूब को इस प्रकार से लिख लिया। अगर इसको फिर से सॉल्व करें तो आर से आर को डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा माइनस डी बटा आर बचेगा। तो यहां से आ जाएगा जी डैश बराबर, ये क्या बचा बेटा, ये बचा है जी, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर के। ये आपका फॉर्मूला है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एम बाई एस स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ होगी हरदम, ठीक है।
हम्म लिमिट, किस चीज की लिमिट? चलिए 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, अगली क्लास है आपकी केमिस्ट्री की। विपिन चौबीसा सर पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं वो? केमिस्ट्री कैसी, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? विपिन चौबीसा सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है? हाँ जी, केमिस्ट्री बढ़िया पढ़ा रहे हैं। कॉपी में फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला लिख के कुछ नहीं होने वाला बेटा, अगर आप सीखेंगे नहीं कैसे फॉर्मूला पैदा हो रहा है तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। वो तो किताब में लिखा है, किसी भी किताब को उठाओ, 200 रुपये 300 रुपये की किताब आती है, खरीद लो किताब, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लिख लीजिए, नहीं होने वाला उससे कुछ। फॉर्मूला तो हर जगह लिखा है ना, हर किताब में लिखा है, आपकी बोर्ड की किताब में ही लिखा था, 11वीं की किताब उठाइए, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, हर जगह लिखे हैं फॉर्मूले, तो कोई भी किताब उठाइए फिजिक्स के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी, सारे डायग्राम मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला के लिए है ना, फॉर्मूला लिख के कोई मतलब नहीं है ना? अच्छा, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ बच्चों से बात करनी पड़ेगी आप में से। मैं 2-3 नाम चुन लिया हूं अभी। देखिए, मैं थोड़ा सा आपका नंबर निकलवाता हूं। शाम तक आपके पास कॉल आ सकती है, या कल तक मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो 2-4 बच्चे हैं जिनको मुझे लगता है कि थोड़ी ज़रूरत है डोज की, तो मैं मिलता हूं फ़ोन पर बहुत जल्द, डोंट वरी, बहुत जल्द मिलूंगा। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा पर्सनल क्वेश्चन और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या दिक्कत है। जिसको बहुत दिक्कत है, मैंने नाम चुन लिया है, 6 से 7 नाम मेरे पास आ गए हैं, इसलिए मैं बहुत देर से नाम ही देख रहा था कि कौन कौन है ऐसे, है ना? हाँ, साइड हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इस तरह के बच्चे हैं उनसे, मतलब इस वजह से नहीं कि मुझे डांटना है, इस वजह से कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो कॉल आएगा मेरा, तैयार रहना। थोड़ा सा क्लास के बाद ही आएगा, डोंट वरी, क्लास हो जाए उसके बाद ही करूंगा, या कल करूंगा तो फिर सुबह करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। ठीक, और कल करेंगे इसके क्वेश्चन सारे, जितना हमने आज पढ़ा इनके सारे क्वेश्चन कल डिस्कस करने हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स आज मैंने डिस्कस की, ये जरूरी है। ठीक, चलिए, बाय बाय।